द स्टोरी ऑफ मेटल्स फ्रॉम डर्ट टू प्योर मैजिक। मैं आपका गाइड हूं और मेरे साथ हैं एक ऐसी स्टूडेंट जो हमेशा क्यूरियस रहती हैं। आज हम इस एक्सप्लेनर को एक एक्चुअल मिस्ट्री स्टोरी की तरह देखेंगे। ओके सर, मिस्ट्री की बात है तो मेरे पास भी एक सवाल है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के रेलवे ट्रैक्स आखिर कैसे जोड़ते हैं? जैसे किसी घने जंगल में जहां कोई हैवी मशीन नहीं है, वहां टूटे हुए ट्रैक्स वापस कैसे जोड़ दिए जाते हैं? इसका आंसर इसी मेटल्स की स्टोरी में ही छुपा है। पर जंगल में उन ट्रैक्स को जोड़ते कैसे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें मेटलर्जी की बेसिक फाउंडेशन समझनी पड़ेगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जमीन से मेटल निकालकर उसको यूजेबल फॉर्म में लाने का पूरा प्रोसेस सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स का खेल है। पहला, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। दूसरा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और तीसरा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अच्छा, मतलब पहले जमीन से निकालकर उसको ठीक से साफ करना, फिर उसमें से मैं मेटल को बाहर खींच निकालना और लास्ट में उसको मस्त पॉलिश करके शाइनी बना देना। एग्जैक्टली, तुमने तो पूरी मेटलर्जी का ब्लूप्रिंट ऐसे ही डिकोड कर लिया। बस यही 3 स्टेप्स पे पूरी प्रोसेस टिकी हुई है। पर सर, ये जो फर्स्ट स्टेप है उसमें बुक में एक टेक्निकल टर्म आता है जिसमें मेरी टंग हमेशा ट्विस्ट होती है। गैंग-यू, ये कैसा अजीब वर्ड है, इसको मैं टेक्निकली कैसे समझूं? सुनने में बहुत हैवी लगता है, राइट? पर इसका मतलब बहुत बेसिक है। जब जमीन से ओर निकलता है तो क्या वो एकदम चमकता हुआ होता है? बिल्कुल नहीं। उसमें मिट्टी, रेत, पत्थर और बहुत सारा कचरा चिपका होता है। उसी डर्ट और नेचुरल इम्प्योरिटीज को हम बेसिकली गैंग-यू कहते हैं। सिंपली पुट, ये वो गार्बेज है जिसे हमें सबसे पहले साफ करना पड़ता है। ओह, आई गेट इट। तो ये टेक्निकली सिर्फ बेसिक डर्ट है जिसको साफ करना जरूरी है। अब मैं इस वर्ड से बिल्कुल नहीं डरने वाली। राइट। अब कचरा साफ होने के बाद जो मेन टेंशन आती है वो है इन मेटल्स का मूड समझना। इसको आसान बनाने के लिए मैं एक रिएक्टिविटी वीआईपी लिस्ट बनाता हूं। इसमें 3 टाइप के कैरेक्टर्स हैं। टॉप वीआईपीज जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ये इतने हाईली रिएक्टिव हैं कि नेचर में कभी अकेले फ्री स्टेट में घूमते ही नहीं। फिर आते हैं मिडिल हसलर्स जैसे जिंक और आयरन। ये आम आदमी की तरह थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, नेचर में मोस्टली ऑक्साइड, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स बन के छुपे रहते हैं। और लिस्ट के सबसे नीचे हैं लेजी काउच पोटैटोज जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये इतने आलसी और अनरिएक्टिव हैं कि नेचुरली फ्री स्टेट में आराम से मिल जाते हैं। लेजी काउच पोटैटोज, ये तो मैं डेफिनेटली अपने कुछ दोस्तों से रिलेट कर सकती हूँ। दिन भर उनका कोई रिएक्शन ही नहीं होता। पर सर, ये जो लेजी मेटल्स हैं जैसे मर्करी का सिनेबारोर, इसकी एक्सट्रैक्शन की ये केमिकल इक्वेशन देखकर ही मुझे पैनिक अटैक आने लगता है। ये बैलेंसिंग में हमेशा एग्जाम में भूल जाती हूँ। देखो, इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। क्योंकि ये मेटल्स इतने लो रिएक्टिविटी वाले हैं, इनको इनके कंपाउंड से अलग करने के लिए कोई भारी केमिकल वॉर नहीं करनी पड़ती। इनको बस थोड़ी गर्मी दिखानी पड़ती है। लेजी लोगों को थोड़ा पुश करो तो काम हो जाता है ना। सिनेबार को बस खुली हवा में आराम से हीट करो। पहले वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा और थोड़ी और हीट दोगे तो डायरेक्टली प्योर लिक्विड मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट का कमाल है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, द मिडिल क्लास हसल, यानी डीलिंग विथ सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। यहां हम लिस्ट के मिडिल वाले मेटल्स की बात कर रहे हैं, जैसे जिंक या आयरन। जैसा मैंने पहले बताया, जमीन में ये मोस्टली सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं। तो सर, क्या हम इनको भी लेजी मेटल्स की तरह डायरेक्ट हीट करके मेटल निकाल सकते हैं? नहीं, यहां एक मास्टर रूल याद रखना। साइंस में किसी भी मेटल को डायरेक्टली उसके सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म से बाहर निकालना काफी मुश्किल काम है। आसान क्या है, मेटल को उसके ऑक्साइड फॉर्म से निकालना। तो हमारा सबसे पहला मिशन ये होता है कि इन सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को किसी तरह मेटल ऑक्साइड में बदल दें। ओके सर, मैं आपको एक एनोलॉजी चैलेंज देती हूँ। यही वो पॉइंट है जहां बुक में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जैसे वर्ड्स आते हैं और मैं हमेशा एग्जाम में मिक्सअप कर देती हूँ। दोनों में स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो आखिर फर्क क्या है? चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो सीधा अपने किचन में चलते हैं। रोस्टिंग को ऐसे समझो जैसे तुम गैस स्टोव पर ओपन खुली हवा में पनीर टिक्का रोस्ट कर रही हो, यानी हीटिंग इन एक्सेस एयर। ये मेथड हम सल्फाइड्स के लिए यूज करते हैं। और दूसरी तरफ कैल्सिनेशन को ऐसे समझो जैसे प्रेशर कुकर या क्लोज्ड ओवन में केक बेक हो रहा हो, यानी हीटिंग इन लिमिटेड एयर या ऑलमोस्ट नो एयर। ये मेथड कार्बोनेट्स को ऑक्साइड बनाने के लिए यूज होता है। सिंपल है, खुली हवा में रोस्ट करो, बंद हवा में कैल्सिनेट करो। अरे वाह, ओपन पनीर रोस्टिंग और क्लोज्ड केक बेकिंग, ये एनोलॉजी तो एकदम दिमाग में छप गई। अब मैं मार्क लूज नहीं करूंगी। अब जब तुमने स्मार्ट बनके जिंक को जिंक ऑक्साइड बना लिया तो आखिरी स्ट्राइक करनी बचती है। हमारा गोल जिंक निकालना है, तो उसके साथ चिपके हुए ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। इस रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और यहां एंट्री होती है रिड्यूसिंग एजेंट्स की, जिसमें कार्बन अपना सबसे बड़ा हीरो है।
कार्बन एक बहुत चालाक चोर की तरह एक्ट करता है। जब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हैं तो कार्बन चुपके से जिंक का ऑक्सीजन चुरा लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन के उड़ जाता है। पीछे क्या बचा? प्योर फ्री मेटालिक जिंक। ओहो, तो मतलब पहले जानबूझकर ऑक्साइड बनाया ताकि कार्बन आसानी से उस ऑक्सीजन को चुरा सके। दैट इज ऑनेस्टली ब्रिलियंट प्लानिंग। तो सर, अगर कार्बन इतना बड़ा सुपर थीफ है तो हम दी अनटचेबल वीआईपीज के लिए भी कार्बन ही यूज क्यों नहीं कर लेते? सोडियम या कैल्शियम के कंपाउंड्स के पास भी कार्बन भेज दो, काम हो जाएगा। वही तो सबसे बड़ा कैच है। ये जो टॉप टियर वाले वीआईपीज है ना, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड इतना मजबूत होता है, एक्चुअली स्क्रैच दैट, इनकी एफिनिटी इतनी एक्सट्रीम होती है कि कार्बन उस ऑक्सीजन को हिला भी नहीं पाता। वीआईपी मेटल्स का ऑक्सीजन के लिए प्यार कार्बन से कहीं ज्यादा बड़ा है, तो वहां तुम्हारा कार्बन कंप्लीटली फेल हो जाता है। उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स तोड़ने के लिए हमें कुछ और चाहिए। इन वीआईपी मेटल्स के हीट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एक एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स चाहिए, और वो फोर्स है इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं। जब हम इन मेटल्स के क्लोराइड या ऑक्साइड कंपाउंड्स को पिघलाकर यानी उनके मोल्टन स्टेट में करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन बॉन्ड्स को अग्रेसिवली फाड़ देती है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर तुम्हारा प्योर सोडियम मेटल जमा होने लगता है और पॉजिटिव एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है। बाप रे, वीआईपीज को अलग करने के लिए सीधा मैसिव बिजली का झटका। मैं समझ गई। एक्सट्रीम मेटल्स रिक्वायर एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स। मैं अपने नोट्स में लिख लेती हूँ। सर, अब इस रिफाइनिंग वाले पार्ट को ही ले लीजिए। रिफाइनिंग का प्रोसेस समझ तो आता है, पर मैं हमेशा एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करते वक्त गलती करती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि इम्प्योर ब्लॉक एनोड पर जाएगा या कैथोड पर। इसका एक बिल्कुल सिंपल और परमानेंट सोल्यूशन देता हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को एक लग्जरियस स्पा डे की तरह सोचो। तुम्हारा जो मोटा, गंदा, इम्प्योर मेटल ब्लॉक है उसको हमेशा एनोड यानी पॉजिटिव पॉइंट बना दो। वो गंदा ब्लॉक स्पा वाटर यानी उस सॉल्ट सोल्यूशन में धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। उसकी सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज गिरती जाएंगी और वहां से प्योर चमकता हुआ कॉपर निकलकर उस पतली सी कैथोड स्ट्रिप पर आकर अट्रैक्ट होगा। तो ऑब्वियसली इम्प्योर एनोड ब्लॉक पिघलकर पतला होता जाएगा और साफ सुथरा कैथोड मोटा होता जाएगा। वाओ, एनोड खुद को डिसॉल्व कर रहा है और सारी शुद्धता कैथोड पर जमा हो रही है। ये स्पा डे एनालॉजी इज एब्सोल्यूट परफेक्शन। मुझे डायग्राम का लॉजिक अब हमेशा याद रहेगा। चलो, अब वापस चलते हैं अपने उस सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर जिससे हमने शुरुआत की थी, जंगल में टूटे हुए रेलवे ट्रैक्स वाली मिस्ट्री। एक बार फिर से इस सीन को ध्यान से देखो। वेट अ मिनट सर, ये तो एग्जैक्टली वही सीन है जिसके बारे में मैं शुरू में सोच रही थी। एक घना फॉरेस्ट और एक आदमी ट्रैक पर काम कर रहा है, पर इसके पास तो कोई बड़ी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन नहीं है। उसने सिर्फ ट्रैक के गैप के ऊपर एक छोटा सा कंटेनर फिट किया है और आग लगा रहा है। बिना हैवी इलेक्ट्रिसिटी के यहां ये पॉसिबल कैसे है? यही तो इस एक्सप्लेनर का मैजिक है। ये आदमी किसी हैवी मशीनरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली क्लास 10th की केमिस्ट्री यूज कर रहा है। यहां एक स्पेशल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जादू चल रहा है जिसमें इतनी भयानक हीट निकलती है कि वहां इलेक्ट्रिसिटी वाली हैवी वेल्डिंग की जरूरत ही खत्म हो जाती है। इस मैजिकल प्रोसेस को हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। जब उस कंटेनर के अंदर आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ मिक्स करके आग लगाई जाती है तो एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होने की वजह से आयरन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। पर सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इतनी जोरदार हीट रिलीज होती है कि जो नया आयरन बनता है वो डायरेक्टली पिघला हुआ यानी लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है और वही खौलता हुआ मोल्टन आयरन सीधा उन ट्रैक्स के गैप में गिरकर उन्हें परफेक्टली फ्यूज कर देता है। ओ माय गॉड, हमने एक कंटेनर में 2 पाउडर मिक्स किए और प्योर पिघला हुआ लोहा पैदा कर दिया। केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल फील्ड में लिटरल मैजिक की तरह काम करता है। आई एम कंप्लीटली अमेज्ड। मैजिक तो है, पर बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ मैजिक से नंबर नहीं मिलते, स्ट्रैटेजिक कीवर्ड से मिलते हैं। तो जाते जाते एक अल्टीमेट बोर्ड एग्जाम हैक वाला एग्जामिनर चीट शीट नोट कर लो। इन 4 पॉइंट्स को ठीक से याद रखना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। नंबर 1, जहां रोस्टिंग आए आंसर में एक्सेस एयर और सल्फाइड्स वर्ड जरूर लिखना। नंबर 2, कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर और कार्बोनेट्स पर फोकस रखना। नंबर 3, थर्मिट रिएक्शन एक्सप्लेन करते वक्त हाईली एक्सोथर्मिक और मोल्टन आयन कीवर्ड्स बिल्कुल मिस मत करना। और आखिरी, टॉप वीआईपी मेटल्स के लिए कार्बन मत लिखना, हमेशा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हाईलाइट करना। थैंक यू सो मच सर। ये 4 बुलेट पॉइंट्स मैं अपनी नोटबुक के फ्रंट कवर पर लिखने वाली हूँ। आपने ठीक कहा था, इन टेक्निकल रिएक्शंस को अगर कहानी और लॉजिक से जोड़ दो तो माइंड में छप जाते हैं। और यही तो इस एक्सप्लेनर का मेन पर्पस है। जिन टेक्स्ट बुक रिएक्शंस को देखकर तुम घबराती थी, वो आज एक्चुअल रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग की बाउंड्रीज तोड़ रहे हैं।
सीरियसली सर, रेलवे ट्रैक्स का ऐसी बिना इलेक्ट्रिसिटी वाली वेल्डिंग देखने के बाद तो मैं अब सोचती हूँ कि बड़ी बड़ी क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, फैक्ट्रीज के हैवी इक्विपमेंट्स, वहाँ भी तो ये थर्मिट रिएक्शन यूज करके ऐसी ही लाइफ सेविंग रिपेयर्स होती होंगी। यही आग और क्यूरियोसिटी तो मुझे देखनी थी। दुनिया को इस नए केमिकल पर्सपेक्टिव से देखती रहो। और आप सब व्यूअर्स भी हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इस रिएक्शन का और क्या एक्सट्रीम यूज हो सकता है। कीप ऑब्जर्विंग और हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहिए। हम मिलते हैं ऐसे ही अगली डीप डाइव एक्सप्लेनर में एक नई मिस्ट्री के साथ। गुड बाय।